प्रदेश के बहराइच से जहां एक सरकारी अस्पताल में एक बच्चे की मौत सिर्फ इस वजह से हो गई क्योंकि उसकी मां के पास इंजेक्शन लगाने की एवज में कर्मचारी को देने के लिए 20 रुपए नहीं थे। भारत में हर साल 63 मिलियन लोग मेडिकल एक्सपेंसेस के कारण गरीबी में गिर जाते हैं। भारत अपने कुल बजट में से सिर्फ 2% स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करता है। ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ଥାନ୍ତା ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଥାନ୍ତି, ମୋର ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଭଲ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥାନ୍ତି। आज मरीज गटे कि भने कि किति गर खाइरा मिला डाक्टर गोड परि गला बसला लोग तो बसिछे गटे मा ପାଇଁ କାଟ नीति और परि खाइबाटा केति गर गला। हमारे देश में 5 साल में एक नया नेता आता है, वादे करता है, सपने दिखाता है और फिर सब कुछ भूल जाता है। क्या हम वोट देते हैं या अपने भविष्य को गिरवी रखते हैं? क्या ये लोकतंत्र है या धोखा? भारत ने 2019 के आम चुनावों में 60,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च किए थे। यह दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था, यहाँ तक कि अमेरिका से भी ज्यादा। सोचिए, अमेरिका जैसे अमीर देशों से भी ज्यादा पैसे खर्च करना, वो भी एक ऐसे देश में जहां करोड़ों लोग बेसिक सुविधाओं के लिए भी तरसते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण है मध्य प्रदेश 2020 का। यहाँ 22 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए, और जैसे ही ये हुआ, कमलनाथ सरकार गिर गई। Breaking news coming in. Another Congress MLA has resigned. Now the total number of resignations so far of the Congress party MLAs in Madhya Pradesh has gone up to 22. और ये सब ऐसे ही नहीं होता, इसके पीछे होती हैं कई करोड़ों की डील्स, मंत्री पद तक का वादा और पावर का खेल। भारत पुराना कल्चर और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की धरती, लेकिन विकास के शोर और डेवलपमेंट के नारे के नीचे कुछ सही नहीं है। हम 15 साल तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन लाइफ स्किल्स में फेल हो जाते हैं। हम ठीक होने के लिए अस्पताल जाते हैं, लेकिन बिस्तर के लिए भी रिश्वत देते हैं। हम नेताओं को वोट देते हैं, लेकिन वही क्रिमिनल नेता जीतने के बाद हम पर राज करते हैं। हम बराबरी का नारा लगाते हैं, लेकिन फिर भी जाति के आधार पर बटे रहते हैं। और हम विकास की बात करते हैं, जबकि हमारी नींव ही टूटी हुई है। देखिए, ये शायद पूरे इंटरनेट पर एक वीडियो होगा जिसके अंदर कोई एक साथ एजुकेशन, हेल्थ, पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट की बात कर रहा है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो ये वीडियो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। चलिए, आपको भारत की उस साइड लेके चलता हूँ जिसे दिखाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। चलिए, एजुकेशन से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है स्कूल बोझ की तरह क्यों लगता है? हम पढ़ाई में सालों क्यों बिताते हैं, फिर भी हम असली जिंदगी के लिए तैयार महसूस नहीं करते? इसका जवाब सिंपल है, हमारा एजुकेशन सिस्टम पुराना और परीक्षा ग्रस्त है। ये हमारी क्रिएटिविटी को खत्म कर रहा है। आज हम जिस सिस्टम का यूज करते हैं उसे 100 साल पहले डिजाइन किया गया था, जब फैक्ट्रीज फल फूल रही थी और वर्कर्स को ऑर्डर्स का पालन करने के लिए ट्रेन किया जाता था, सवाल पूछने के लिए नहीं। लेकिन आज दुनिया बदल गई है, मगर हमारे स्कूल उतना नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ फैक्ट्स को याद करने के बारे में है, डेट्स, डेफिनेशंस, फॉर्मूलास, जिनमें से मोस्टली चीजें हम एग्जाम के बाद भूल जाते हैं। हमें सही आंसर की नकल करने के लिए कहा जाता है, खुद के हिसाब से सोचने के लिए नहीं। हमारे एग्जाम सब कुछ डिसाइड करते हैं, आपके मार्क्स, आपका फ्यूचर, यहाँ तक कि आपको कितना स्मार्ट माना जाता है। लेकिन ईमानदारी से कहें तो क्या 3 घंटे का पेपर रियली में किसी पर्सन की इंटेलिजेंस को माप सकता है, या उनकी क्रिएटिविटी, उनकी काइंडनेस, उनकी क्यूरियोसिटी? इसका जवाब सिंपल है, बिल्कुल नहीं। एक बच्चा जो पेंटिंग बनाना पसंद करता है, उसे बताया जाता है कि यह सिर्फ एक शौक है, और बड़े आइडियाज वाले स्टूडेंट्स को सिलेबस को फॉलो करने के लिए कहा जाता है। सच्चाई यह है कि दुनिया को और ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्वर्स और सपने देखने वाले नेताओं की जरूरत है, लेकिन हमारे स्कूल अभी भी फॉलोवर्स पैदा कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात, कई स्टूडेंट अनसक्सेसफुल महसूस करते हुए स्कूल छोड़ देते हैं। इसलिए नहीं कि वे होशियार नहीं थे, बल्कि इसलिए कि सिस्टम ने उनकी कभी क्षमता को देखा ही नहीं। एक ऐसे स्कूल को इमेजिन करें जहां आपके मार्क्स से नहीं, आपके आइडियाज से, आपके सवालों से, आपके विकास से आंका जाता है। एक ऐसी व्यवस्था जो आपको सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, बल्कि लाइफ के लिए तैयार करती हो। यह पॉसिबल है, लेकिन तभी जब हम पुरानी व्यवस्था को प्रोटेक्ट करना बंद कर दें और एक बेहतर व्यवस्था का निर्माण शुरू करें। लेट्स चेंज द वे वी लर्न बिफोर इट्स टू लेट। चलिए, अब बात करते हैं हेल्थ केयर की। 140 करोड़ लोगों के देश में एक हॉस्पिटल का बेड लाइफ और डेथ के बीच में फैसला करता है। भारत की बढ़ती इकोनॉमी की चमक के पीछे हर दिन एक युद्ध लड़ा जा रहा है। यह युद्ध बंदूकों का नहीं है, बल्कि सिरिंज, स्टेथोस्कोप और चुप्पी का है।
यह युद्ध क्षेत्र नहीं है, यह एक भारतीय अस्पताल है और यह हमारी हकीकत है। एक सरकारी डॉक्टर 10,000 से अधिक पेशेंट्स की सेवा करता है, एक नर्स 30 बिस्तरों को मैनेज करती है और एक ऑक्सीजन सिलेंडर 5 आपती हुई जिंदगियों के लिए एकमात्र सहारा है। और फिर भी लाखों लोगों के लिए एक अशांति भी एक अधिकार है, क्योंकि गाँव में कुछ भी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई एम्बुलेंस नहीं है और कोई दूसरा मौका नहीं। पर्सनल हॉस्पिटल सबसे अच्छी देखभाल प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों के लिए कौन भुगतान कर सकता है। लेकिन क्या होता है जब इलाज एक सुख बन जाता है और हॉस्पिटल का बिल मौत की सजा। भारत में हर साल 63 मिलियन लोग मेडिकल एक्सपेंसेस के कारण गरीबी में गिर जाते हैं। यह इटली की आबादी से भी ज्यादा है। हर साल गरीबी रेखा के नीचे गायब हो जाती है। लेकिन इस डिस्टर्बेंस के बीच में हीरो भी हैं, मेहनती नर्स है, बहादुर डॉक्टर और निस्वार्थ हेल्थ कम्युनिटी वर्कर। लाभ के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए टूटी हुई व्यवस्था से लड़ रहे हैं। भारत अपने कुल बजट में से सिर्फ 2% स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करता है। तुलना के लिए ये उससे भी कम है जो कई सारे देश अपनी प्रोटेक्शन और एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करते हैं। जब आप बीमार पड़ेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? जब आपकी माँ बेहोश हो जाएगी तो कौन उसकी मदद करेगा? जब आपका बच्चा सांस लेने के लिए तरसेगा तो क्या कोई बिस्तर होगा, कोई डॉक्टर, कोई मौका? भारतीय स्वास्थ्य सेवा सिर्फ टूटा नहीं है, यह खून बहा रहा है। और हम आज इसका इलाज नहीं करेंगे तो कल आपके लिए भी ये हो सकती है। स्वास्थ्य एक विशेष अधिकार नहीं है, यह अधिकार है। और अब समय आ गया है कि भारत को इसे एक विशेष अधिकार की तरह लेना शुरू करें। शेयर दिस और बेहतर स्वास्थ्य सेवा की मांग करें, क्योंकि एक दिन आपकी भी बारी आ सकती है। चलिए अब बात करते हैं पॉलिटिक्स और उसके अंदर के गंदे खेल की। पिक्चर चालू करो बे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं ठग हूँ? Oh, no. जिन जिन लोगों को लगता है केजरीवाल ठग है, हाथ खड़े करें। ये कैमरे वाले जरा दिखा दें। हमारे देश में 5 साल में एक नया नेता आता है, वादे करता है, सपने दिखाता है और फिर सब कुछ भूल जाता है। क्या ये लोकतंत्र है या धोखा? क्या हम वोट देते हैं या अपने भविष्य को गिरवी रखते हैं? दोस्तों, भारतीय राजनीति टूटी नहीं है, यह ठीक वैसे ही काम कर रही है जैसे हमने इसे डिजाइन किया है, पावरफुल लोगों के लिए। दोस्तों, भारत की चुनाव इंडस्ट्री 100 करोड़ की बन चुकी है। भारत ने 2019 के आम चुनावों में 60,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च किए थे। यह दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था, यहाँ तक कि अमेरिका से भी ज्यादा। 2019 का लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव रहा। 7 चरणों में हुए लोकतंत्र के महापर्व के दौरान एक वोटर पर लगभग 700 रुपए का खर्च आया, जबकि पूरे चुनाव में तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सोचिए, अमेरिका जैसे अमीर देशों से भी ज्यादा पैसे खर्च करना, वो भी एक ऐसे देश में जहां करोड़ों लोग बेसिक सुविधाओं के लिए भी तरसते हैं। और दोस्तों, अब सवाल आता है कि इतना सारा पैसा जाता कहाँ है, कहाँ यूज करते हैं ये पॉलिटिशियन इतना पैसा? ये पैसा जाता है बड़ी बड़ी रैलियों में, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट में, टीवी पोस्टर, बैनर और हेलीकॉप्टर्स में, और कई बार पैसे देकर वोट खरीदने में भी यूज करते हैं। और दोस्तों, इसका मतलब साफ है, आज की राजनीति लोक सेवा नहीं बल्कि एक बड़ी मार्केटिंग मशीन बन चुकी है। जिसके पास पैसा है वही ज्यादा चमकेगा और शायद सत्ता में भी आएगा। अब बात करते हैं भारत की राजनीति की एक काले सच की, हॉर्स ट्रेडिंग यानी नेताओं की खरीद। सोचिए, जिसे जनता ने वोट देकर चुना, लेकिन वही नेता कुछ समय बाद अपनी पार्टी से बदल लेता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे पैसे का खेल और सत्ता का लालच और बड़ी बड़ी डील्स चल रही हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण है मध्य प्रदेश 2020 का। यहाँ 22 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। Alright, there's some big news coming in and clearly does not look like a good news for the Congress party. It's a domino effect that has begun in the state of Madhya Pradesh. Looks like that the Congress party is imploding from within. It is expected that 15 to 20 more Congress MLAs may want to join the BJP. That is what the indications which are coming in. This is not a certain statement. The BJP has asked them to join without any conditions. और जैसे ही ये हुआ, कमलनाथ सरकार गिर गई और बीजेपी सरकार बन गई। मतलब जनता ने एक सरकार को वोट दिया था, लेकिन कुर्सी पर बैठी दूसरी पार्टी। इसे ही कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग, जहां नेता पार्टी बदलते हैं, सरकारें गिरती हैं और लोकतंत्र का मजाक बन जाता है। और ये सब ऐसे ही नहीं होता, इसके पीछे होती हैं कई करोड़ों की डील्स, मंत्री पद तक का वादा और पावर का खेल। यह सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। कर्नाटक 2019 में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार 17 विधायकों के इस्तीफे के बाद गिर गई। महाराष्ट्र 2022 में शिवसेना की कई विधायकों ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में चले गए और वहां भी सरकार बदल गई। हर बार एक ही कहानी दोहराई जाती है कि जनता की वोट की कोई कीमत नहीं। असल खेल बंद कमरों में चलता है और फिर जनता बस टीवी पर खबरें देखकर सोचती रह जाती है कि हमने किसको वोट दिया था। 2008 में भारत में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ जिसे कहते हैं 2G घोटाला। अब आप सोच रहे होंगे ये 2G क्या है? 2G का मतलब है मोबाइल नेटवर्क की एक पुरानी टेक्नोलॉजी। उस समय टेलीकॉम कंपनी को सरकार से 2G स्पेक्ट्रम यानी मोबाइल नेटवर्क की लाइसेंस खरीदने पड़ते थे। लेकिन यहाँ खेल हुआ।
भारत ने ये लाइसेंस सही तरीके से नीलामी करके नहीं बेचे, बल्कि कुछ खास कंपनियों को बहुत ही सस्ते दामों पे दे दिए। ये इस तरह है जैसे कोई करोड़ों की जमीन आपको कई हजारों में दे दी जाए। इससे सरकार को लगभग 176 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, यानी देश के पैसे की बर्बादी। ये घोटाला उस समय की टेलीकॉम मंत्री ए राजा के कार्यकाल में हुआ था। सीधे शब्दों में कहे तो देश का पैसा कुछ कंपनियों की जेब में चला गया और आम जनता को नुकसान हुआ। इस घोटाले ने सरकार की सांख हिला दी और पूरी दुनिया ने भारत के भ्रष्टाचार की सच्चाई देखी। और इसके बाद भी कई सारे बड़े बड़े घोटाले होते रहे, जैसे व्यापम घोटाला 2013। यह एक बहुत बड़ा भर्ती और परीक्षा घोटाला था, जिसमें नकल, फर्जीवाड़ा और रिश्वत देकर सरकारी नौकरी और मेडिकल सीटें हासिल की गयी। इसमें नेता, अफसर, दलाल और छात्र सब मिले हुए थे। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी, इस घोटाले से जुड़े 40 से ज्यादा लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई। किसी की सड़क हादसे में मौत हुई, तो कोई अचानक बीमार पड़ गया, तो किसी ने खुदकुशी कर ली। यह घोटाला दिखाता है कि सिस्टम कितना सड़ा हुआ है और सच उजागर करने वालों को कैसे छुपा दिया जाता है। और दोस्तों, ऐसे कई सारे घोटाले हैं जो इस देश में होते आए हैं। इस व्यवस्था में भ्रष्ट लोग एक्सपेक्टेशन नहीं, वे रूल हैं। जब भ्रष्टाचार पर सवाल उठता है तो सबसे आसान होता है ध्यान बांटना। भारत में कई सारे राजनीतिक दल वोट पाने के लिए धर्म और जाति का इस्तेमाल करते हैं। ये पार्टियां लोगों को उनकी जाति या धर्म के आधार पर बांटती हैं, ताकि हर ग्रुप को लगे वही लोग सबसे ज्यादा जरूरी हैं। CSDS के स्टडी के अनुसार 70% से भी ज्यादा भारतीय मतदाता अपनी जाति से जुड़े प्राथमिकताओं के आधार पर वोट करते हैं। यानी अक्सर लोग मुद्दों से ज्यादा अपनी पहचान के आधार पर चुनावी फैसले करते हैं और यही ध्रुवीकरण की राजनीति को ताकत देती है। वे एकजुट वाले भारत से नहीं डरते, वे एक सोच वाले भारत से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर ऐसा हो गया तो उनको राजनीति करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आज राजनीति कोई सार्वजनिक सेवा नहीं है, ये एक बिजनेस है और हर बिजनेस में इन्वेस्टर होते हैं। बड़ी कंपनियां अभियानों को फंड देती हैं, बदले में उन्हें क्या मिलता है? अडानी समूह को हवाई अड्डे का निजीकरण, बड़े डिफॉल्टरों के लिए ऋण माफी। 2014 से 2023 के बीच में भारतीय बैंकों द्वारा 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए माफ किए गए। हर घोटाले के पीछे एक भूखा बच्चा होता है, हर चोरी हुए पैसे के पीछे एक टूटा हुआ परिवार होता है, हर मंत्री की हवेली के पीछे एक गांव होता है जहां पानी नहीं होता। ये रिपोर्ट्स देखिए, 1995 से अब तक 3 लाख से भी ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। 10 में से 6 भारतीय बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। गांव के स्कूलों में शौचालय या पीने का साफ पानी नहीं है। राजनेताओं की लग्जरी के अपोजिट सेंट्रल विस्टा पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि झुग्गीवासियों को महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा। यह केवल पार्टियों और राजनेताओं के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में। हम क्या सहन करते हैं, हम क्या मानते हैं, हम क्या चुनते हैं। वे कहते हैं राजनीति गंदी नहीं है, लेकिन यह गंदी है क्योंकि हमने इसे सबसे गंदे लोगों के हाथों में छोड़ दिया है। शायद उसे वापस पाने का समय आ गया है। नारों से नहीं, झंडों से नहीं, लेकिन जागरूकता से, साहस से और सवालों से। आपका वोट पावरफुल है, लेकिन आपकी आवाज उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। चलिए, हमने एजुकेशन, हेल्थ, पॉलिटिक्स की बात तो कर ली, अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती मेजर इकोनॉमी है। मेट्रो ट्रेन शहरों के ऊपर से गुजरती हैं, सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च होते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All L40 engines generating nominal thrust. S139 motor ignited. That's a और दुनिया इसे असली सुपर पावर कहती है, लेकिन चमकती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन के पीछे एक छिपी हुई कहानी है। क्या हम वास्तव में विकास कर रहे हैं या केवल सतह को सजा रहे हैं, जबकि जड़ें सड़ी हुई हैं? सबसे पहले ये बात करते हैं हमने हासिल क्या किया। चलिए, सबसे पहले प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं। UPI हर महीना 12 बिलियन से भी ज्यादा लेन देन संभालता है। इसरो ने एक मिशन में 104 सैटेलाइट लॉन्च किए। यह एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और हाँ, हमारे यूथ एम्बिशियस हैं, हमारे स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब के ग्लोबल CEO इंडियन हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन रुकिए, चलिए जूम आउट करते हैं। गुड़गांव के हर चमकदार मॉल के लिए बिहार में बिना इंटरनेट वाला एक गांव है। हर यूनिकॉर्न स्टार्टअप के लिए कर्ज में डूबा हुआ किसान है जो मौत को चुन रहा है। ये चौंकाने वाले आंकड़े देखिए, 60% से भी ज्यादा भारतीय परिवार अभी भी 15,000 पर मंथ से भी कम कमाते हैं। हर साल करीब 60,000 बच्चे इसलिए अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें साफ पानी, अच्छी सफाई और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। हर साल करीब 13 लाख लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है खराब सड़कें, टूटी हुई सुविधाएं और इनसिक्योर ट्रैफिक सिस्टम। एयर पॉल्यूशन हर साल 2 मिलियन से भी ज्यादा भारतीयों की जान ले रहा है। यह असली भारत भी है? तो हमें पूछना चाहिए, क्या विकास ओनली टॉप 10% के लिए है? अब बात करते हैं तो कौन सी चीज है जो हमें धीमा कर रही है। स्वास्थ्य सेवा 2025 में भी बहुत से मरीजों को अस्पताल में बिस्तर पाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है।
यानी इलाज का हक भी पैसों और जुगाड़ से मिलता है, इंसानियत से नहीं। शिक्षा, हमारे स्कूलों में वही पुराना कोर्स पढ़ाया जाता है, ना तो क्रिएटिव सोच सिखाई जाती है, ना ही असली जिंदगी या नौकरी के लिए कोई स्किल। आज की राजनीति में कई ऐसे लोग सत्ता में हैं जिन पे आपराधिक मामले दर्ज हैं। और दूसरी बड़ी समस्या है वंशवाद, यानी नेता अपने बेटे बेटियों को अगला नेता बना देते हैं, चाहे उनमें काबिलियत हो या ना। इससे देश में असली और ईमानदार लोगों को मौका ही नहीं मिल पाता। भारत में करोड़ों केस सालों से अटके हुए हैं। जब इंसाफ मिलने में बहुत देर हो जाती है तो वह इंसाफ नहीं रह जाता। इसे ही कहते हैं न्याय में देरी, न्याय में इंकार। इसलिए जबकि दुनिया भारत को टेक्निकल सेंटर के रूप में देखती है, कई भारतीय अभी भी बुनियादी गरिमा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दो भारत एक साथ रह रहे हैं, एक डिजिटल सीढ़ी चढ़ रहा है तो दूसरा असमानता के दलदल में फंसा हुआ है। सवाल यह है कि क्या ये अंतर कभी खत्म होगा या सिर्फ हम एक हाईटेक अभिजाता वर्ग बना रहे हैं, बाकी को पीछे छोड़ रहे हैं। भारत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह हर दिन लिखा जा रहा है, आपके द्वारा, मेरे द्वारा और हर उस नागरिक के द्वारा जो अभी भी वास्तविक बदलाव के लिए विश्वास करता है। प्रगति सिर्फ जीडीपी नहीं है, यह तब है जब गाँव की एक लड़की को साफ पानी मिलता है, यह तब है जब एक मरीज को अस्पताल से नहीं लौटाया जाता, यह तब है जब कोई छात्र गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं छोड़ता। यह वो है भारत है जिसे हमने बनाया है। और यह तब शुरू होता है जब हम आंखें मूंद कर ताली बजाना बंद कर देते हैं और कठिन सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। क्योंकि देशभक्ति प्रशंसा नहीं है, यह एक सहायक सत्य है।